नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज जो आपको पटवारी, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इससे पहले वाली जो टेस्ट सीरीज नंबर 5 थी उसको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। चलिए, थैंक यू। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वो ऊपर दिया रहता है, तो इसका हमारा बहुत सारा समय इसमें वेस्ट हो जाता है। अगर हम इसको नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट अलोंग विद द करेक्ट प्रीफिक्स आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। जैसा कि टेस्ट नंबर 5 में भी मैंने बताया था कि प्रीफिक्स वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है प्रीफिक्स, और लास्ट में जोड़ते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। तो बताइए, द मैन्युफैक्चरर्स रिसीव्ड थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम द सेटिस्फाइड कस्टमर्स। तो हमें इसमें इम और डिस, इनमें से किसी एक का चयन करना है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि डिस लगाते हैं, मिश लगाते हैं, इन लगाते, इर लगाते, इल लगाते, ऐसे करके हम लोग उसको प्रीफिक्स बनाते, और जो सफिक्स होता है वो लास्ट में लगाया जाता है किसी शब्द के। तो ठीक है, इसका आंसर आएगा ए वाला, डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स। क्लियर हो गया? ये तो नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन द बिलो चूज द वन विद द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एट द 11th आवर। देखिए, बहुत फेमस और बहुत ट्रेडिशनल इडियम है। इसका मतलब होता है लास्ट मोमेंट में, कोई कार्य हम लास्ट मोमेंट में करें तो उसे हम बोलते हैं एट द 11th आवर, मतलब आखिरी समय तक। तो देखिए, एट एन इनक्रेडिबल स्पीड, इन द मिडिल ऑफ समथिंग, एट द वेरी लास्ट मिनट और एट द बिगिनिंग। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, इसका मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मिनट। तो आंसर होगा इसका सी वाला। थर्ड देखिए, fill in the blank with a pair of suitable words from the options for each blank respectively। respectively का मतलब होता है समान रूप से। आपको इसमें दो ब्लैंक्स को फिल करना है। अच्छे से रीड करिए। देखिए, क्वेश्चन है, सी मेड अ फेबुलस। फेबुलस और नेबुलस दो वर्ड होते हैं कंफ्यूज करने के लिए। फेबुलस का मतलब होता है, फेबुलस मीन्स काल्पनिक, और नेबुलस का मतलब होता है धुंधला, डल। तो सी मेड अ फेबुलस विद अल्टरनेट लेयर्स ऑफ चॉकलेट। अब चॉकलेट होगा तो खाने पीने की चीज होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि DESSERT का मतलब होता है ड्राई फ्रूट्स या कुछ ऐसी चीजें जो मीठी होती हैं जिन्हें खाया जाता है भोजन के बाद, तो उसकी स्पेलिंग होती है DESSERT। और इस डेजर्ट के दो मीनिंग होते हैं DESERT के। एक होता है रेगिस्तान और एक होता है किसी को अकेला छोड़ देना, एकांत में छोड़ देना, त्याग देना किसी को, डेजर्ट होता है। तो देखिए, अगर आपको मीनिंग पता है तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि फेबुलस डेजर्ट होगा विद अल्टरनेट लेयर ऑफ चॉकलेट, खाने पीने की चीजें हैं तो डेजर्ट, एंड क्रीम। ठीक है, सी गेव, अगला सेंटेंस है ये, सी गेव। देखिए, दो पेयर हैं, दो पेयर दिए गए हैं, अ पेयर ऑफ सुटेबल वर्ड्स। ध्यान देना है इंस्ट्रक्शंस पर। सी गेव अ हियर रेजिंग अकाउंट ऑफ हर एस्केप थ्रू द डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब यहां निकलता है रेगिस्तान से, है ना। सी गेव अ हियर रेजिंग अकाउंट ऑफ हर एस्केप थ्रू द डेजर्ट। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला आएगा। ये तो आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि मीनिंग इनके अलग है। देखिए, ये डेजर्ट दोनों एक जैसे रख दिए गए हैं, है ना। वैसे ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में कहा जाता है होमोफोन्स, जैसे प्रिंसिपल, है ना। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम, जैसे बार्क बोल दिया जाए, है ना, तो वो होमोनिम्स हो जाएगा बार्क, है ना। क्योंकि एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, जैसे बार्क, BARK, बार्क। क्या होता है बार्क का मीनिंग? एक बार्क का मतलब होता है भौंकना और एक बार्क का मतलब होता है पेड़ की छाल, स्किन ऑफ ट्री, बार्क बोलते हैं ना। तो ये तो हो गया होमोनिम्स, क्योंकि इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं तो इसे हम होमोनिम्स कहते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं सी और सी, तो देखिए साउंड एक है और मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है। तो सी और सी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इन्हें कहा जाता है होमोफोन्स। क्या कहा जाता है ऐसे वर्ड्स को? होमोफोन्स कहा जाता है।
समान ध्वनि वाले वर्ड्स को, ठीक है। तो आंसर मिल गया फर्स्ट वाला, डेजर्ट और डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A sentence with an underlined phrasal verb is given below. Out of the 4 options, choose the one which can be substituted for the given phrasal verb. देखिए phrasal verb का भी बहुत ट्रेंड है, एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। वैसे जनरली आप लोगों को जो पूछे जाते हैं phrasal verb में, वो look into है, look after है। look into का मतलब होता है देखभाल करना, look into का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, और टेक अवेक का मतलब होता है सरप्राइज्ड होना, एकदम मतलब भौचक्का हो जाना, सरप्राइज हो जाना। तो आई वॉज टेकन अवेक व्हेन आई सा हिम बिकॉज ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर। जब मैंने पहली बार देखा तो मैं सरप्राइज हो गया कि उसके सभी बाल गायब थे, ठीक। तो इसका आंसर आएगा सी वाला। ये फ्रेजल वर्ब हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। टेक अवेक मीन्स होता है अचानक से सहम जाना या सरप्राइज हो जाना होता है टेक अवेक। टेक के और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे एक वर्ड आता है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है अलग होना, विशेषकर ये यूज होता है हवाई जहाज के लिए, टेक ऑफ। ऐसे ही एक वर्ड है टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, जिसका मीनिंग होता है एक जैसा दिखना, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं रिजेंबल, रिजेंबल, एक समान दिखना। और भी होते हैं टेक से बनने वाले वर्ड्स, टेक आफ्टर, टेक डाउन लिखना होता है, टेक प्लेस घटित होना होता है, टेक पार्ट मतलब होता है भाग लेना, और टेक अवे का मतलब होता है भाग जाना, टेक अवे, टेक अवे, किसी चीज को लेकर भाग जाना, टेक अवे। तो ये होते हैं फ्रेजल वर्ब। तो आंसर मिल गया आपको, इसका आंसर आएगा सरप्राइज्ड, हैप्पी नहीं होगा। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी को नीचे दिखाना, किसी की इंसल्ट करना, और क्राइंग चिल्लाना, और हैप्पी जो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रसन्न, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सरप्राइज्ड, टेक अवे। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। और आर्टिकल जो होता है वो नाउन की पहचान कराता है। क्योंकि फ्रेंच एक भाषा का नाम है, और जब हम आर्टिकल पढ़ाते हैं तो आपको एक सेगमेंट पढ़ाते हैं जिसका नाम है जीरो आर्टिकल। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, जिसमें भाषाओं के नाम, विषयों के नाम, खेलों के नाम, बीमारियों के नाम, त्योहारों के नाम, दिनों के नाम, शहरों के नाम, महापुरुषों के नाम, इनके आगे जीरो आर्टिकल आता है। तो इसी कारण से फ्रेंच के आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि हम एडजेक्टिव के आगे द लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे द पुअर का मतलब पुअर पीपल, द रिच का मतलब अमीर लोग, ठीक है। तो फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मैनी कंट्रीज। तो इसमें कुछ भी नहीं भरेंगे, इसका आंसर होगा नो आर्टिकल, है ना। और कई बार द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग। चूंकि जो इंग्लिश है वहां पर वो एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, और इंग्लिश का जो नाउन होता है वो इंग्लैंड होता है। क्योंकि इंग्लिश एक नाउन भी होता है जब उसका मतलब भाषा का नाम होता है, और जब इंग्लिश का मतलब अंग्रेज होता है तो वो एक एडजेक्टिव होता है, ठीक। तो आंसर आएगा इसका डी वाला, फिफ्थ का डी, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द चूजिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ये आप लोगों ने बहुत पढ़े हैं, रूम नंबर 231। जो प्रोनाउन के, जो पर्सनल प्रोनाउन के जो पर्सन्स होते हैं उनका सीक्वेंस होता है 1 2 3। 1 का मतलब आई और बी, 2 का मतलब यू, और 3 का मतलब ही सी इट दे। जब कभी क्वेश्चन आता है तो उनको हमें सीक्वेंस में रखना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं 231, रूल नंबर 231, 2 3 1। अब देख लीजिए 2 3 1 का फॉलो कौन सा जो ऑप्शन है वो 2 3 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू, सोनल एंड आई, 2 3 1। यदि कोई गलती करता है, कन्फ्यूज करता है, तो हम रूल यूज करते हैं 1 2 3। 1 का मतलब आई और बी, देखिए 1 का मतलब होता है आई और बी, 2 का मतलब होता है यू, और ही, शी, इट और दे का मतलब होता है 3। ये होगा थर्ड पर्सन। अगर किसी को नहीं पता हो तो ये सेकंड पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर आई और प्लूरल बी। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन, जो ना बोलता है ना सुनता है वो थर्ड पर्सन होता है, जिसमें ही, शी, इट और दे। दे को थर्ड पर्सन प्लूरल कहा जाता है, दे को थर्ड पर्सन प्लूरल कहा जाता है। ही मैस्कुलिन जेंडर होता है, सी फेमिनिन जेंडर होता है, और इट न्यूटर जेंडर के रूप में यूज करते हैं। यू सेकंड पर्सन प्लूरल होता है, और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। तो आंसर इसका आएगा फर्स्ट वाला 2 3 1। अगर आप बोलते हैं इसको हम यूज करें तो ये 1 2
3 2 1, जो कि गलत है। 3 2 1 ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 3 है ना, तो आंसर आएगा इसका ए। ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है और ये सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज अ वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञाता। ये ओमनी से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। चूंकि इसको याद करने का तरीका है, पहले मारुति ने एक ब्रांड निकाला था गाड़ी का जिसका नाम था ओमनी। ओमनी का मतलब होता है इंग्लिश में ऑल, मतलब सभी काम आ जाती है, तो ओमनी। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल। तो ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञाता, जो सब कुछ जानता है वो ओमनीसिएंट होता है। और जो भगवान में भरोसा नहीं करता है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, कहलाता है एथीस्ट। जो भगवान में भरोसा नहीं करता वो एथीस्ट होता है। और जो सब जगह मौजूद होता है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। और जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसे कहते हैं हम ओमनी पोटेंट। ये वन वर्ड का 1 या 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। एक होता है ओमनीवोरस, ओमनी VOROUS। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वहारी। ऐसा व्यक्ति जो वेज और नॉन वेज दोनों होता है, हर तरह का फूड खा लेता है, उसे हम कहते हैं ओमनीवोरस। इसका आंसर तो आएगा ए वाला। बाकी का आपको ये वन वर्ड्स क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है, आप याद कर लेना। इनमें से जरूर एग्जाम में कोई ना कोई आ ही जाएगा। ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीवोरस, ये ओमनी के चारों मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा में एक वर्ड और अच्छा वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, इसका मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन दी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान के अस्तित्व में डाउट करता है उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, इसका स्पेलिंग करेक्ट ये होगा, एग्नोस्टिक का स्पेल एग्नोस्टिक होता है। एग्नोस्टिक, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए, एक होता है जो भगवान में भरोसा करता है, तो जो बिलीव करता है उसको बोलते हैं हम लोग थीस्ट। जो नहीं करता उसे अथीस्ट। जो एग्जिस्टेंस में ही डाउट करता है उसे एग्नोस्टिक कहते हैं, है ना। अज्ञेवादी, हिंदी बोलते हैं अज्ञेवादी, है ना। एक व्यक्ति जो सभी भगवानों में भरोसा करता है उसे कहते हैं पेंथीस्ट। और एक से ज्यादा में भरोसा करता है उसे पॉलीथीस्ट। पॉली मतलब पॉलीगॉन होता है ना, बहु मतलब एक से ज्यादा। तो पॉलीथीस्ट का मतलब बहुत सारे भगवानों में भरोसा करना, और पेंथीस्ट का मतलब सब में जितने भी देवी देवता हैं सबको मानना पेंथीस्ट होता है। और एक होता है एक भगवान को माना तो क्या बोलेंगे, मोनोथीस्ट। क्लियर हो गया वन वर्ड्स? कम से कम 10 वर्ड क्लियर हो गए हैं आपके ऑलमोस्ट। इसके अकॉर्डिंग एग्नोस्टिक भी क्लियर कर दिया, एग्नोस्टिक, ठीक है, जो भगवान के अस्तित्व को लेकर डाउटफुल होता है। इसका आंसर आएगा ओमनीसिएंट। ये अतीस्ट नास्तिक हो गया, है ना, ठीक है, ये नहीं आएंगे। इसका आंसर तो आएगा ओमनीसिएंट, सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग। ठीक, नेक्स्ट वन देखिए। Out of the given option, choose the most appropriate one to fill in the blank. See studied in New Zealand. क्वेश्चन टैग बनाना है आपको। क्वेश्चन टैग में हम लोग यूज करते हैं अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में। और सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन टैग जब भी हम बनाते हैं इसमें हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर मान लो सी की जगह सीता होता तो फिर हम उसका क्या यूज करते हैं, सी। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिडंट सी, डज सी, डू सी या डोंट सी। देखिए B2 का नेगेटिव हम जानते हैं डिड नॉट होता है, तो इसका आंसर आएगा डिडंट सी। अफर्मेटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को एफर्मेटिव। ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट के हैं, ये सभी प्रेजेंट के हैं और टेंस V2 है, और V2 का नेगेटिव होता है डिड नॉट प्लस V1। लेकिन चूंकि यहाँ पर वर्ब मेन वर्ब नहीं लिखी जाती है, इसका संबंध सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से होता है। जब भी हम क्वेश्चन टैग सॉल्व करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड साइन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड साइन, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन, ये होता है। और अगर नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में। ये आपको याद रखना है। प्रोनाउन मीन्स सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, प्रोनाउन। जैसे स्टूडेंट्स है, उसका प्रोनाउन क्या होगा, दे। लेकिन समबडी, एनीबडी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, उसका प्रोनाउन हमेशा दे होता है। समबडी, एनीबडी, नोबडी, है ना। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, जैसे फ्यू,
लिटिल, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इनका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। जिससे जैसे कि टेस्ट नंबर 5 में क्वेश्चन दिया गया था हार्डली का क्वेश्चन टैग, तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बना था। ठीक, चलिए इसका आंसर आएगा ए वाला, डिडंट सी। ये छोटा सा प्रश्न होता है जो सेंटेंस के अंत में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज अ वर्ड विच करेक्ट एक्टिव वॉइस। दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। हमें देखना है कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। इसका मतलब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस अब एक्टिव बनाना है। एग्जाम में आप लोगों को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव पूछे जाते हैं। हमने पहचान लिया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, बीन दिया है, दिस इज ऑलरेडी पैसिव वॉइस। अब एक्टिव क्या होगा इसका? फर्स्ट वाला, द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, क्योंकि हमें हैज और हैव चाहिए। प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही बनेगा, पास्ट में नहीं ले जाएंगे तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हैड दिया हुआ है। वैसे ये ऑप्शन से जल्दी बनते हैं भाई, इनमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 30 सेकंड भी नहीं लगते इसको करने में। सही, चेयरमैन कॉल्ड ऑफ द मीटिंग है ना। देखिए अगर चेयरमैन कॉल्ड ऑफ द मीटिंग होता तो यहाँ वाज वर्ब आता पैसिव वॉइस में, यहाँ पर वाज वर्ब आता हैव कॉल्ड है ना, तो चेयरमैन के साथ हैव तो आएगा ही नहीं, सिंगल सब्जेक्ट है तो ये भी नहीं आएगा। तो आंसर आएगा फर्स्ट वाला, द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज अ ऑप्शन विच कैन, एन ऑप्शन होना चाहिए, ग्रामेटिकली यही एरर हो गई ऑप्शन में। चूज एन ऑप्शन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। इसको डेट पढ़ा जाता है, इसमें बी साइलेंट होता है, इसका मतलब होता है कर्ज। जैसे कोई अपना कर्ज पे नहीं कर पाता तो उसे क्या कहते हैं, उसको अंग्रेजी में दो वर्ड से बोला जाता है, एक बैंकरप्ट और एक इंसॉल्वेंट। ये एसएससी में भी कई बार आ चुका है, या तो आप उसको बैंकरप्ट बोल दीजिए या इंसॉल्वेंट बोलिए। जो अपना जो लोन लेता है, चुका नहीं पाता, उसे कहते हैं बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। बट चूंकि यहाँ पर सॉल्वेंट दिया हुआ है तो वेल्दी, सक्सेसफुल, सॉल्वेंट, इसका आंसर होगा सी वाला, बैंकरप्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिवाला निकल जाना। जैसे कि काफ़ी सारे लोग हैं, आप अच्छे से जानते हो इंडिया में, जो बड़े हैं, बड़े बहुत रिच थे, फिर भी वो बैंकरप्ट हो गए। ठीक है, तो सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन बिलो चूज द वन विद द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। सी आई टू आई, ऐसा तो नहीं है कि आंखों में आंखें डालकर देखना हो। सी का मतलब देखना और आई टू आई, इसका मतलब होता है सहमत होना, टू एग्री विद समवन। आंसर फर्स्ट आएगा, टू डिसएग्री विद समवन, टू हिट समवन, टू फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना या खुशामद करना होता है फ्लैटर। तो आंसर आएगा फर्स्ट वाला, सी टू सी। वैसे इसमें टू सी भी लिख सकते थे, टू सी आई टू आई। तो आंसर है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमें स्पीड टेस्ट लगा रहे हैं जिसमें टाइम का बड़ा इशू है, जल्दी से जल्दी हो जाए, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मुंबई इज बिग बट कोलकाता इज बिगर इन एरिया। तो इसका आंसर हम लगा सकते हैं। देखिए अगर आपने बोला बिगर और फिर बिगेस्ट, अगर बिगेस्ट लगाओगे तो आपको आर्टिकल दा का यूज करना पड़ेगा और उसे हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। जब एक की तुलना सबसे की जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री बनती है, जब एक की तुलना दूसरों से की जाती है तो कॉम्पर डिग्री बनती है, और जब तुलना बिल्कुल नहीं की जाती कि बस इंडिया इज़ अ गुड कंट्री या इंदौर इज़ अ क्लीन सिटी, तो इसका आंसर आएगा बिग और बिगर। ए वाला सही होगा, ये नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर का प्रयोग तो अपन तब करते हैं जब कोई एडजेक्टिव दो या दो से अधिक वोवेल साउंड का होता है, तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं, मोर या मोस्ट। कॉम्परेटिव में मोर का यूज करते हैं, सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटिल गर्ल लुक्ड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यहां पर ये कहना चाह रहे हैं अपोजिट। देखिए मैं चाहूं तो इस इंस्ट्रक्शन को हटा भी सकता हूं, बट चूंकि एग्जाम में ये दिए रहते हैं और आपका इसमें काफ़ी टाइम जाता है पढ़ने में, कई बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम आती है उनको रीडिंग करने में, तो इसलिए इसको पढ़कर ही लगाना है। क्या पूछ रहा है, अपोजिट किसका, ब्यूटीफुल का, इन हर न्यू ड्रेस एंड शूज। एब्सोल्युटली एक एडवर्ब है, द लिटिल गर्ल लुक्ड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इन हर न्यू ड्रेस एंड शूज। देखिए डर्टी, लवली, फिल्दी और अगली, इसका जो आंसर है, ब्यूटीफुल का जो अपोजिट होता है वो अगली होता है ना। डर्टी जो होता है वो क्लीन का होता है, फिल्दी भी क्लीन का होता है स्वच्छता के सेंस में, है ना। और लवली इसका सिनोनिम हो सकता है ब्यूटीफुल का, है ना, जो अच्छा होता है। तो इसका आंसर आएगा डी वाला,
ठीक। और फिल्दी और डर्टी ये तो होंगे नहीं क्योंकि इनके मीनिंग्स अलग होते हैं, है ना। नेक्स्ट वन देखिए, दिस इज द ऑफ द बाइसिकल विच वॉज स्टोलन। ये वही साइकिल है जो चोरी हो चुकी है, लेकिन ये वही साइकिल का डिस्क्रिप्शन है या अकाउंट है या इन्फॉर्म है या प्रोफाइल है। साइकिल का प्रोफाइल नहीं होता, व्यक्ति का प्रोफाइल होता है, तो डेफिनेटली ये तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं यहाँ पर पूरा, तो एक बार हो सकता था कि साइकिल की इन्फॉर्मेशन तो दी थी, उसका कलर कैसा था, है ना, कितनी पुरानी थी, उसका नंबर, साइकिल में नंबर भी आता है ना, तो ये भी नहीं होगा। अकाउंट होता नहीं कभी भी, इसका आंसर आएगा डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके बारे में कलर, कंपनी का नाम, है ना, और नंबर। अगर नंबर तो किसी को नहीं पता होता साइकिल का कभी भी कि साइकिल का नंबर क्या होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन इज द राइट आंसर। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाइसिकल विच वॉज स्टोलन, जो कि ऑलरेडी पैसिव वॉइस है कि ये वही उस साइकिल का डिस्क्रिप्शन है जो चोरी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज दिस इडियम मीन्स पीस ऑफ केक? समथिंग वेरी इजी, समथिंग सॉफ्ट, समथिंग स्वीट, समथिंग वेरी प्रेटी। आगे के जो टेस्ट पेपर मैं लूंगा उनमें मैं ज़्यादातर टारगेट करूंगा इडियम्स को, वन वर्ड्स को, स्पेलिंग्स को, एंटोनिम और सिनोनिम्स को, क्योंकि बच्चों के ये क्वेश्चन छूट जाते हैं, है ना। और ये कहा जाता है कि ये लर्नेबल पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है ना, इनको हमें बार बार बताना पड़ेगा, टीचेबल पार्ट होता है ये। तो इसका आंसर आएगा पहले का, पीस ऑफ केक का आएगा समथिंग वेरी इजी। पीस ऑफ केक बहुत मतलब बोलते हैं ना कि बहुत आसान है, इसमें क्या है, कोई भी कर देगा, है ना। तो समथिंग वेरी इजी, समथिंग सॉफ्ट, समथिंग स्वीट और समथिंग वेरी प्रेटी। प्रेटी का मतलब सुंदर होता है, प्रेटी, है ना, कि छोटा होता है, वो पेटी होता है, पेटी का मतलब छोटा होता है, PE डबल, तुच्छ, बहुत ही कम। प्रेटी मीन्स ब्यूटीफुल, है ना, सुंदर के सेंस में यूज होता है, तो आंसर ए आएगा 15 का। 16 क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस माया ऑफ गिविंग अप हर जॉब। हम बोल सकते हैं कि थिंक के बाद ऑफ का यूज होता है, तो हम थिंक को एज अ नॉन प्रोग्रेसिव, देखिए वैसे थिंक क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है जिसमें ING का यूज नहीं होता ऑलमोस्ट, है ना। फिर भी जब ऑफ दिया रहता है तो उसका मतलब होता है कंसीडर करना, है ना। तो माया इज थिंकिंग ऑफ गिविंग हर जॉब, माया अपनी जॉब को छोड़ने का सोच रही है। तो गिव अप का मतलब होता है लीव करना, रिजाइन करना या किसी चीज़ को छोड़ देना होता है। तो ठीक है, इसका आंसर आएगा माया इज गिविंग ऑफ हर जॉब, क्योंकि माया थिंक्स ऑफ, माया विल हैव बीन थिंकिंग, क्योंकि विल हैव बीन थिंकिंग फ्यूचर को बताएगा, हैज थॉट ऑफ गिविंग मतलब कर चुकी है, ऐसा नहीं है, ये नहीं होंगे आंसर्स। इसका आंसर आएगा ए वाला, माया इज थिंकिंग ऑफ गिविंग हर जॉब। नेक्स्ट वन देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन 1 फॉर द गिवन सेंटेंस। फायर फाइटर्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट द wreckage द बस दैट हैड ओवरटर्न द मेन हाईवे। बस पलट गई मेन हाईवे पर, और जो हाईवे होती हैं, सड़क होती हैं, उनके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो 2D के रूप में यूज होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। तो ये तो कंफर्म है कि जो बाद वाला है वो ऑन ही आएगा। द फायर फाइटर्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट द wreckage ऑफ द बस। wreckage इसका मतलब होता है जो मटेरियल होता है ना खराब, जैसे बस का पूरा एक्सीडेंट हो गया तो जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं, इसका डेवरीज भी बोलते हैं, मलबा, इसका हिंदी वर्ड होता है मलबा टाइप का, wreckage टूट फूट वाला। तो इसमें आएगा ऑफ और ऑन, ए वाला। द फायर फाइटर्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट द wreckage ऑफ द बस दैट हैड ओवरटर्न ऑन द मेन हाईवे। ये तो होगा नहीं। इन और एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब होता है कि उस पार। प्रपोजिशन एक्रॉस का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक दूसरी तरफ की बात करें तो, और अंडर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई किसी चीज़ के फिजिकली टच में है, जैसे वी आर सिटिंग अंडर द रूफ और ही इज़ वर्किंग अंडर हिज बॉस, है ना, तो अधीन। और एट का प्रयोग हम करते हैं एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, स्पीड बताने के लिए, रेट बताने के लिए, है ना, और स्मॉल प्लेस को बताने के लिए, छोटी जगह को बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, और इनका प्रयोग बड़ी जगह के लिए। एग्जाम्पल देता हूँ, महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। एट पोरबंदर इन गुजरात बड़ी जगह है और छोटी जगह, एट पोरबंदर इन गुजरात। तो अपना एट और इन तो हमें जनरली, और ही केम हियर एट 5 o'clock, और ही वाज बोर्न इन जुलाई, इन जुलाई। तो ठीक है, इसका आंसर आ गया ए। अब हम डिटेल में पूरा प्रपोजिशन इससे नहीं पढ़ सकते हैं, कि आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड एंड आई इन्वाइटेड टू द पार्टी।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये प्रपोजिशन तो बहुत सही लगाया गया है। चाय, कॉफ़ी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और पार्टी पर इनवाइट करने के बाद या इनवाइट के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, ना कि ऑन का या एट का या फॉर का। ठीक है, और ये जो फॉर्म है वो पैसिव वॉइस बनेगी, क्योंकि माई फ्रेंड एंड आई, मेरे दोस्त को और मुझे इनवाइट किया गया पार्टी पर। तो देखिए ये तो आएगा नहीं, क्योंकि माई फ्रेंड एक और मैं दो हो गए, तो दो के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है जो आ सकता है, वो है सी। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी। सब्जेक्ट वुड बी अकॉर्डिंग दी, देखिए जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी, यानी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के। अब चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो इसका आंसर आएगा माई फ्रेंड एंड आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। और ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव नहीं है, ये पैसिव फॉर्म है। ठीक है, आंसर आएगा सी वाला, 18th का सी। 19 देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। व्हाट अबाउट माई प्लान, व्हाट अबाउट माई प्लान। तो व्हाट विल यू थिंक, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट डू यू थिंक और व्हाट शुड यू थिंक। इसका आंसर आएगा, कई बार बोलते नहीं तुम क्या सोचते हो, व्हाट अबाउट माई प्लान, मेरे प्लान के बारे में क्या सोचते हो। तो इसका आंसर आएगा सी वाला, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई प्लान, ना कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट माई प्लान, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड परचेज्ड 2 डजन बुक्स। मैंने आपको बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताया है, आज वापस से बताता हूं। इंग्लिश में कभी भी 2 शब्द आते हैं, इंग्लिश में कभी भी 3 शब्द आते हैं, लगातार 4 आते हैं। तो 2 शब्द आते हैं तो पहले वाला एडजेक्टिव माना जाता है, भले ही वो नाउन हो, क्योंकि वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। वो क्या माना जाता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, याद रखना है, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। इस तरह का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। उसने मुझे एक 2 रुपये का नोट दिया, उसने मुझे 2 रुपये के नोट दिए, तो उसने मुझे 2 रुपये के नोट दिए, संख्या किसकी ज़्यादा है, नोट्स की। नोट्स होगा ही गेव मी 2 रुपी नोट्स। उसने मुझे 10 के 10 नोट दिए, ही गेव मी 10 रुपी नोट्स। और उसने मुझे 10 रुपये का एक नोट दिया, तो ही गेव मी अ 10 रुपी नोट, है ना। मान लो मैंने कहा मैंने कई 100 बच्चों को पढ़ाया है, आई हैव टॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और मैं कहूँ कि मैंने 200 बच्चों को पढ़ाया, आई हैव टॉट 200 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जो 2 है वो एक एडजेक्टिव है, डजन भी एडजेक्टिव है, तो फिर नाउन कौन सा है, बुक्स, और संख्या बुक्स की 2 दर्जन। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ही गेव मी 2 डजन बुक्स। आंसर तो ये होगा 2 डजन बुक्स, ये गलत हो जाएगा। 2 डजन बुक ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अगर बीच में ऑफ आ जाता है तो ऑफ के पहले वाला भी नाउन होता है और ऑफ के बाद वाला भी नाउन होता है, तो डेफिनेटली दोनों प्लूरल बन सकते हैं, दोनों ही प्लूरल हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। ही गेव मी डजन्स ऑफ बुक्स। कितनी किताबें दी उसने मुझे, डजन्स ऑफ बुक्स। संख्या निश्चित नहीं है, कितनी किताबें दी, दर्जनों किताबें उसने मुझे दी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसने मुझे 5 दर्जन किताबें दी, तो ये भी 5 डजन बुक्स से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। इससे ही हम लोग बताते हैं 2.5 रुपये। 2.5 रुपये को कैसे लिखोगे, 2 रुपीज़ एंड हाफ या 2.5 रुपीज़। फ्रैक्शंस में भी यूज होता है इसका, है ना। इसका एक कॉन्सेप्ट है। बाकी ये तो क्लियर हो गया, 5 डजन बुक्स और डजन्स ऑफ बुक्स प्रपोजिशन है। देखो एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। ये कुछ वर्ड्स हैं, 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, स्कोर है और डजन है। यदि इनके पहले कोई डेफिनेट नंबर आता है, डेफिनेट नंबर मतलब 1 2 3 4 5, तो इनमें कभी एस नहीं लगाते। और यदि इनके तुरंत बाद प्रपोजिशन आ जाए, जैसे ऑफ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लूरल बना देंगे, हंड्रेड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, डजन्स ऑफ। और अगर इनके पहले आ जाए 5 10 2, तो इनमें कभी भी, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ए वाला। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, है ना। 5000 किताबें, 5000 बुक्स, नॉट थाउजेंड्स, 5000 किताबें, है ना, 5000 बुक्स, 2000 बच्चे, 2000 स्टूडेंट्स,
2000 स्टूडेंट्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 2 डजन बुक्स होगा। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। लता हैड सीन पेयर ऑफ ब्यूटीफुल डायमंड इयरिंग्स या पेयर ऑफ ब्यूटीफुल डायमंड इयरिंग अदर डे। तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पर पेयर का यूज किया गया है, तो यहाँ तो ए आएगा, अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल डायमंड इयरिंग द अदर डे, डेफिनेट सेंस के रूप में यूज किया जा रहा है, तो इसमें आएगा द, तो इसका आंसर आएगा ए और द। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी द को स्टार्टिंग में यूज नहीं करते जब तक वो यूनिक ना हो, क्योंकि पहले ए आएगा। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक रिंग है और रिंग सोने की बनी है, तो आई हैव अ रिंग और द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मेरे पास एक पेन है और पेन फाइबर का बना हुआ है, तो आई हैव अ पेन, और इसी पेन की बात कर रहा हूं मैं, द पेन इज मेड ऑफ फाइबर, तो हम द का यूज करेंगे सेकेंड टाइम में, तो वो डेफिनेट हो गया, वही है ना। या फिर मैं ऐसे कहूं कि ये वही पेन है जो तुमने मुझे दिया था, तो ये तुमको भी पता है और मुझको भी पता है, तो इस केस में आर्टिकल द का यूज होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। दिस इज द पेन दैट यू गेव मी, तो आंसर आएगा इसका ए और द अदर डे, है ना, डेफिनेट हो गया द अदर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइट वर्ड्स गिवन बिलो। रिपेटेंट कन्विक्ट बेग्ड द विक्टिम्स फैमिली टू पार्डन हिम। आपको बताना है कि इस पार्डन का अपोजिट क्या होगा। ध्यान से देखिए, द अपोजिट ऑफ द पार्डन। वैसे वन वर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि अगर सरकार किसी अपराधी को माफ कर देती है तो उसे अंग्रेजी में वन वर्ड में कहा जाता है एमनेस्टी, AMNESTY। एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन। लेकिन यहां पर इसने सिर्फ ये पूछा है कि पार्डन का अपोजिट क्या होगा। देखिए, पार्डन का मतलब होता है माफी मांगना, तो एक्सक्यूज तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। फॉरगिव का मतलब क्षमा कर देना होता है, एक्यूट का मतलब भी बरी करना होता है, लेकिन हमें इसका सिनोनिम होता तो ये तीनों आ सकते थे, लेकिन पार्डन का अपोजिट होगा पनिश करना, पनिश, है ना। पनिश का मतलब होता है दंड देना। इसका एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, अगर आप याद कर लें तो अच्छा है। इसका मतलब होता है ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब भी होता है पनिश करना, ना कि किताब घर लाना। ब्रिंग टू बुक का मतलब ये नहीं कि किताब घर लेके आ जाओ, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश करना, किसी को दंड देना, तो पनिश। ठीक, क्लियर हो गया सभी को। तो आंसर क्या आएगा डी। ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि अपोजिट चाहिए और अपोजिट दिया है ब्रिंग टू बुक, पनिश करना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। Choose the correct form of expression to complete the sentence. When I told her that she had failed in her test, she looked at me in total amazement, excitement, stupidity या bewilderment। देखिए, इसका आंसर आएगा bewilderment। इसका मतलब एकदम से सरप्राइज हो जाना, है ना, बिल्कुल होश में नहीं होना। When I told her that she had failed in her test। अच्छा देखिए, कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और अगर वो पास नहीं होता है तो उसको शौक लगेगा या सरप्राइज होगा। अच्छा चलिए, एक व्यक्ति मेहनत नहीं करता है और एक व्यक्ति बिल्कुल मेहनत नहीं करता और वो पास हो जाए, तो वो दूसरा व्यक्ति जो है ना, उसको शौक लगेगा और उसको सरप्राइज होगा, क्योंकि उसने तो मेहनत ही नहीं की ना, तो पास हो गया, तो उसको बोलते हैं सरप्राइज्ड, है ना। तो यहाँ पर इसका bewilder का मतलब हो जाता है एक तरह का शॉक लगना। इसका मीनिंग होता है शॉक्ड होना। बिल्कुल मेहनत नहीं की, मान लो तो इसने मेहनत की होगी, है ना, आई डोंट नो। तो व्हेन आई टोल्ड हर दैट शी हैड फेल्ड इन हर टेस्ट, शी लुक्ड एट मी, लुक एट का मतलब देखना, मेरी तरफ देखना, इन टोटल bewilderment, तो सी आएगा इसका। ये अमेजमेंट तो मतलब ये होता है सरप्राइज के सेंस में, एक्साइटमेंट, और स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता होती है। ठीक है, देयर वॉज इन द सेंटर ऑफ द रूम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अरेंज कर सकते हो। ग्रामर के नियम, ग्रामर के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस में अधिकतम 3 एडजेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। अधिकतम कितने? 3 एडजेक्टिव्स किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब उसकी क्वालिटी बताने के लिए। 3 से ज़्यादा का यूज नहीं होता है। हालांकि हम रखने को तो 9 रख सकते हैं, बट 3 ही परमिटेड है। इसके लिए एक नियम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नौसास कॉम। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, काफ़ी लंबा रूल है। NOSAS, मैं डिफाइन कर दूंगा, COMP।
देखिए एन का मतलब होता है नंबर, 10, 5, 15, 20, 25 काउंटिंग होगा। ओ का मतलब होता है ओपिनियन, ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है क्वालिटी बताना। एस का मतलब होता है साइज, ए का मतलब होता है एज, एस का मतलब होता है शेप, किसी चीज का शेप होता है ना, और सी का मतलब होता है कलर, ओ का मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन, एम का मतलब मटेरियल, जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, और पी का मतलब होता है किस लिए, पर्पज, है ना, वॉकिंग स्टिक, पर्पस। इस तरह से मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश की है। नौसास कोम करके एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 3, 2, 5 और 4, 9 तरीके से किसी नाउन को डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन ग्रामर परमिशन देती है सिर्फ 3 को। आप 3 से अधिक एडजेक्टिव्स का यूज एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी 3 का ही यूज किया गया है ना। देखिए बुक जो है, अच्छा टेबल, टेबल वुड डार्क, लॉन्ग डार्क वुडन टेबल। देखिए लॉन्ग डार्क वुडन टेबल, तो टेबल तो हो गया नाउन, टेबल हो गया नाउन। तो एक लॉन्ग क्या हो गया, साइज, डार्क क्या हो गया, कलर, कलर में ही आएगा डार्क, और वुडन क्या हो गया, मटेरियल। तो एम है ना, सी और एस, ये एम सी एम, तो पूरा तो आ नहीं सकता, तो अगर आप समझने की कोशिश करें अच्छे से तो लॉन्ग डार्क वुडन टेबल, ये आंसर इसका होगा सी वाला। क्योंकि वुडन तो मटेरियल है तो पहले आ नहीं सकता, लॉन्ग जो है वो साइज है, डार्क जो है वो कलर है, और टेबल जो है वो नाउन है, जिसके लिए ये सब यूज किया जा रहा है। ठीक, और डार्केस्ट लॉन्ग टेबल वुडन कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर आएगा सी वाला। और रूल को मैं वापस से रिकॉल कर देता हूं, इसे कहा जाता है नौसास्कोम, या क्यू का मतलब क्वांटिटी बताता है, कई बार कोसास्कोम भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। एन का मतलब होता है नंबर, मैं वापस से रिकॉल कर रहा हूं, एन का मतलब होता है नंबर, ओ का मतलब होता है ओपिनियन, मीन्स क्वालिटी बताना किसी एडजेक्टिव की, मतलब नाउन की, तो मतलब ओपिनियन, और एस का मतलब होता है साइज, ए का मतलब एज, एस का मतलब शेप, शेप का मतलब राउंडेड है, फ्लैट है ना, सर्कुलर है, ये सब आकार बताने वाले, और सी का मतलब होता है कलर, रेड, ब्लैक, ब्लू, है ना, कलर, और ओ का मतलब होता है ओरिजिन, इंडियन, अमेरिकन, जर्मन, चाइनीज, और एम का मतलब होता है लोहा, सोना, तावा, पीतल, या कोई भी मटेरियल हो सकता है, और पी का मतलब होता है पर्पस, पर्पस का मतलब होता है रनिंग, रिवॉल्विंग चेयर, उसने क्या खरीदा, दो प्लास्टिक की रिवॉल्विंग चेयर खरीदी, तो 2 प्लास्टिक की रिवॉल्विंग चेयर, तो इसमें नाउन जो है वो चेयर है, और 2 जो है वो संख्या है, और रिवॉल्विंग क्या है, पर्पज। लेकिन अगर मैं उसमें और जोड़ दूं कि इसने 2 अमेरिकन रिवॉल्विंग प्लास्टिक चेयर खरीदी, तो जो प्लास्टिक है वो रिवॉल्विंग के पहले आएगा, या रिवॉल्विंग पहले आएगा, या प्लास्टिक पहले आएगा, क्योंकि पर्पज जो है वो हमेशा बाद में आता है। ही परचेज्ड 2 अमेरिकन प्लास्टिक रिवॉल्विंग चेयर, चेयर नहीं होगा, चेयर्स होगा, क्योंकि संख्या 2 है, तो जो 1, 2, 3 उसी नाउन में लगते हैं जो काउंटेबल होता है। ध्यान रखना, जो नंबर होते हैं वो उन्हीं नाउन में लगाए जाते हैं जिनको गिना जा सकता है, 2, 10, 15, 20, तो इफेक्ट किस पर डालेंगे, नाउन पर, तो 2 चेयर्स होगा, है ना। ठीक है, तो आंसर मिल गया आपको सी, देयर वॉज अ लॉन्ग डार्क वुडन टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, द इफेक्ट ऑफ इवेंट ऑन अ पर्सन इज मोर हार्मफुल देन इवेंट इटसेल्फ। इवेंट का मतलब होता है प्रभाव, या कोई इवेंट मतलब एक प्रकार का कोई आयोजन भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है, इवेंट। तो इफेक्ट ऑफ, देखिए पहली बार में हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए और एन का, और अगर उसी को दोबारा से रिपीट किया जाता है तो हम लोग दा का यूज करते हैं। तो डेफिनेटली पहले ए और एन आएगा, तो ए तो आएगा नहीं, क्योंकि ए किसी शब्द का पहला लेटर, उसका साउंड, तो इसका आंसर आएगा एन, और दूसरे वाले में आएगा द इफेक्ट ऑफ एन इवेंट ऑन अ पर्सन इज मोर हार्मफुल। मोर बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि हार्मफुल जो है वो 2 वॉवेल साउंड का एडजेक्टिव है, हार्म प्लस फुल, इसको ब्रेक करेंगे तो हार्मफुल, तो इसके आगे मोर लगेगा, और देन दिया है, इसका मतलब है डिग्री कौन सी है, कॉम्परेटिव, है ना, तो द इवेंट इटसेल्फ। ठीक है, तो आंसर इसका आएगा बी वाला, ये नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, ही स्टडीज ऑल द टाइम
पूरे दिन पढ़ता रहता है। वैसे तो इसके लिए वर्ड होना चाहिए पेडेंटिक, लेकिन वो नेगेटिव होता है। जैसे कहीं शादी समारोह कहीं गए हम लोग, वहाँ भी पढ़ाई लिखाई की बातें करें तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में पेडेंटिक, किताबी कीड़ा, यानी बुक वॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? बुक वॉर्म, है ना? बुक वॉर्म होता है पेडेंटिक। पी है ये पेडेंटिक, पढ़ाई लिखाई की बातें करना, PEDENT, पेडेंटिक, बुक वॉर्म। तो ठीक है, ही स्टडीज ऑल द टाइम, मतलब पूरे समय, अभी तो एग्जाम है तो पढ़ते ही रहेंगे। ही इज वन ऑफ, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, ध्यान रखना है। और ये डिग्री कौन सी? सुपरलेटिव। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो हैप्पी तो होगा नहीं, है ना, पढ़ने से हैप्पीनेस नहीं आती, है ना। बोरिंग होगा नहीं, है ना। कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, मुश्किल, है ना। इंट्रिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड। सिंसियर होगा, क्या होगा? सिंसियर। हाँ, पंक्चुअल भी हो सकता है, लेकिन सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार, मेहनती। तो सिंसियर का मतलब ऑनेस्ट। तो ही स्टडीज ऑल द टाइम, ये मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका आंसर आएगा बी वाला, 26। 27, which of the below given words is spelled correctly? ये जरूर आपको 1 या 2 नंबर का फेस करना रहेगा। कभी ये पूछता है कि करेक्टली स्पेल्ड करो, या कभी पूछता है मिस स्पेल्ड फाइंड करो। या तो एक गलत दिया है या एक सही दिया है। इसमें आपसे जानना चाह रहा है कि इसमें से एक कौन सा सही वाला है। सप्रेस, एक होता है हेरेस। हेरेस, इसकी खासियत है कि इसमें एक एस आता है। हेरेस में कितना एस आता है? एक। हेरेसमेंट होता है ना, हेरेसमेंट, किसी को परेशान करना, हेरेस, है ना। एम्बेरेस, डबल एस और डबल, एम्बेरेस में, हेरेस में एक आर आता है, हेरेस, HARA, एम्बेरेस। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि सप्रेस में डबल P और डबल S आता है। इसका आंसर आएगा सी। सप्रेस का मतलब होता है पुट डाउन। पुट डाउन, पुट डाउन मीन्स जानते हो? किसी को सताना, किसी को दबाव बनाना किसी पर, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सप्रेस करना। और इसका फ्रेजल वर्ब होगा पुट डाउन। तो SUPPRESS, ये तो होंगे नहीं। आंसर है सप्रेस का मतलब होता है पुट डाउन, किसी का दमन करना, किसी को प्रभावित करना, पुट डाउन। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर। Two candidates is selected in this exam. अगर 2 कैंडिडेट सेलेक्ट होते तो यहाँ ए जाता क्या? इस वर्ब से भी तो आप पहचान सकते हो कि वहां पर होने वाला कोई व्यक्ति एक ही है। अब एक ही ईच ऑफ भी हो सकता है, वन ऑफ भी हो सकता है, और नन ऑफ भी हो सकता है। इन सभी में, अच्छा सभी में सिंगुलर वर्ब ही आने वाली है, ये भी कंफर्म है। इन सबके बाद सिंगुलर वर्ब आती है, सबके बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो 2 में से किसी एक की बात की जाती है तो उसे हम बताते हैं आइदर ऑफ के द्वारा। और अगर 2 में से कोई नहीं होता तो एक ऑप्शन और होता नाइदर ऑफ। तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते क्योंकि हमें कोई भी एक लगाना होता, या तो आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ। आप बोलेंगे वन ऑफ क्यों लगाएंगे? क्योंकि वन ऑफ का मतलब होता है, देखिए, बहुतों में से एक, यानी वन बाय मैनी। वन बाय मैनी को बताता है, वन बाय मैनी को बताता है वन ऑफ। वन ऑफ किसको बताता है? बहुतों में से किसी एक को। तो यहाँ तो बहुत है ही नहीं, यहाँ तो 2 हैं। इस कारण से इसका आंसर क्या आएगा? मतलब ये तो हो नहीं सकता, है ना। और ईच ऑफ का प्रयोग भी बहुतों में से एक को बताने के लिए करते हैं, जो निश्चित होता है, डेफिनेट नंबर होता है, तब हम ईच का प्रयोग करते हैं। और एवरी का प्रयोग हम ग्रुप में से करते हैं। हालांकि ये प्रोनाउन है सभी। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ सकता है कि आइदर को अंडरलाइन करके पूछूं मैं अभी आपसे कि जो आइदर वर्ड है वो नाउन है या प्रोनाउन है या डिटर्मिनर्स है या एडजेक्टिव है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रपोजिशन अगर आ रहा है तो उसके पहले वाला हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। क्योंकि नाउन किसी व्यक्ति की पहचान या नाम, प्लेस न या थिंग्स को बताता है, तो वो तो बता नहीं रहा। तो इसका आंसर तो आएगा आइदर ऑफ। ठीक है, और ये प्रोनाउन है, ये सभी क्या हैं? सभी प्रोनाउन कहलाते हैं, प्रोनाउन। इनमें डिटर्मिनर्स नहीं है। हाँ, अगर डिटर्मिनर्स लिखना है तो ऐसा लिखोगे आइदर बॉय। क्या लिखोगे? आइदर बॉय, यानी बॉय नाउन है और ये इसको बताने वाला क्वांटी या आइडेंटिफायर, ये क्वांटिफायर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटिफायर। ठीक है, मैं और कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। बाकी का आंसर आएगा बी, ईच, वन और नन। नहीं आएगा, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
नो सूनर, ये बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और बरसों से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, सभी एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन। देखिए अगर यहाँ पर रीच होता, REACH, रीच, तो आप भर सकते थे डिड, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमें पता है कि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज डिड के बाद हमेशा अगर डू डज और डिड पहले आ जाते हैं तो फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? फर्स्ट फॉर्म, अगर ये आगे आते हैं तो, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें डिड तो आने से रहा, डू भी नहीं आएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म आ रही है। फिर हैव और हैड दोनों में से आप विचार कर सकते हैं हैव, चूंकि सीक्वेंस ऑफ टेंस भी देखना पड़ता है कि बाद वाला कौन सा दिया है, स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट और प्रेजेंट साथ में आते नहीं, तो क्या होगा फिर आंसर? ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट है, इसका आंसर आएगा हैड। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेडियम देन द मैच स्टार्टेड, जैसे ही मैं स्टेडियम पहुंचा मैच स्टार्ट हो गया। इसको एक तरीके से और भी पूछ सकता था, नो सूनर डिड आई रीच होता, रीच्ड नहीं रीच, या फिर हमेशा ही ऐसा होता है कि जैसे ही मैं स्टेडियम पहुंचता हूं लेट हो जाता हूं या मैच स्टार्ट हो जाता है मेरे पहुंचने से पहले, तो आप लिख सकते थे नो सूनर डू आई रीच द स्टेडियम देन द मैच स्टार्ट्स, प्रेजेंट में बन जाता, वहाँ स्टार्ट्स होता तो यहाँ पर डू का प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर थर्ड फॉर्म दी गई है, आप सेकंड फॉर्म नहीं बोल सकते हैं क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो थर्ड फॉर्म मानी जाएगी, तो इसके आंसर क्या आएगा? सी वाला, 29 का आंसर सी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है हमारे पास। चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड इन द कॉमा इन द गिवन सेंटेंस, विल यू हैव सम टी, यस थैंक यू, लिख दिया ऐसे ही रेंडमली, बट हमें इसको सही अरेंज करना है पंक्चुएशन के रूप में। पंक्चुएशन मतलब कॉमा, साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी, इनका यूज करना है। तो देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब अगर आगे जाती है तो कौन सा साइन यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क, सबको पता है। तो विल यू हैव सम टी, तो इसमें अपन ढूंढ सकते हैं, ये हो सकता है, मैंने अभी नहीं बोला फाइनली कि ये आंसर है, और कौन सा हो सकता है आंसर? अच्छा ए भी हो सकता है, फिर तो ए भी हो सकता है ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 ऑप्शन है। अब देखिए जब भी हम एड्रेसिव वर्ड का यूज करते हैं, यस या नो का, या सर या मैडम का, तो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं ये, इनके तुरंत बाद कोमा लगाया जाता है, तो इनके तुरंत बाद यस या नो के बाद कोमा कहाँ दिया है? इस वाले में दिया है, देखो दिया है कोमा, ये दिया है, और इतने क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन मार्क दिया है, और अगले सेंटेंस खत्म कहाँ होगा? यहाँ पर, तो फुल स्टॉप लगा दिया गया है, तो है ना, विल यू हैव सम टी, यस थैंक यू, ये इसको बोलते हैं कॉलन, इसको क्या बोलते हैं? कॉलन। 2 फुल स्टॉप एक साथ आते हैं तो कॉलन बोलते हैं, और अगर ऊपर फुल स्टॉप और नीचे कॉमा तो उसको सेमी कॉलन बोलते हैं, सेमी कॉलन। तो इसमें भी कॉलन का इस्तेमाल किया गया है जो कि ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकते क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क बाद में दिया है, और अब इन दोनों में से एक फाइनली आंसर है, तो बट ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक कॉलन का यूज़ किया गया है। इसका आंसर आएगा विल यू हैव सम टी, यस थैंक यू, इसका आंसर होगा डी वाला, ठीक है। चलिए थैंक यू।